प्रिय विद्यार्थियों, यदि 22 फरवरी को आपको दोपहर में जाना है वाणिज्य का पेपर देने के लिए तो ये सेशन आपका है। और एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एडिशंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। और यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ पहले ही हो चुका है और यहाँ पर जो बचा हुआ एडिशंस है उस पर हम लोग चल रहे हैं। और पेपर का डिस्कशन इस प्रकार से है कि ये अति लघु का भी अगर आप लघु उत्तरी का भी अगर आपसे पूछेगा तब भी आप कर लेंगे, अगर आपसे दीर्घ उत्तरी का पूछेगा तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लघु का भी लघु के हिसाब से भी यहाँ पर बताया गया और दीर्घ उत्तरी के हिसाब से भी। आपको क्या करना है, लघु में अगर पूछेगा तो कुछ प्रश्नों को आप हेडिंगों को काट दीजिएगा, अगर दीर्घ में पूछेगा तो ये पूरा अच्छे से लिख दीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। कक्षा 10 के यदि आप विद्यार्थी हैं, वाणिज्य के हैं, तो ये चैनल आपका है और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। और उत्तर प्रदेश जो बोर्ड एग्जामिनेशन आप दे बैठने वाले हैं यूपी बोर्ड के, तो उसके पहले दिन ही आप एकदम तहलका मचा दीजिए हिंदी और सेकंड शिफ्ट में वाणिज्य का पेपर देकर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम आग लगाने वाला प्रश्न, लंका दहन वाला प्रश्न। हासमान सीमांत संतुष्टि के नियम की चार धारणाएं क्या है। देखिए हासमान जो सीमांत उपयोगिता सीमांत संतुष्टि, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, देखिए हासमान सीमांत संतुष्टि का नियम अगर देखा जाए तो इसको देखिए हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हासमान सीमांत उपयोगिता। देखिए अर्थशास्त्र में जो दर्शन ये है जो एक मौलिक अवधारणा के रूप में है और यह इस विचार पर आधारित है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि का उपयोग या उपयोगिता क्या होगी, कम होती जाती है। लेकिन इससे ये स्वाभाविक होता है कि जब उपयोगिता मतलब आप ले रहे हैं, वही कहा गया जैसे पहली रोटी आप खाते तो आपको ज्यादा भूख लगता है, दूसरी रोटी खाएंगे, तीसरी रोटी खाएंगे, चौथी रोटी, तो उसके बाद आपकी भूख की तीव्रता थी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, वो अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता कम होती जाएगी और एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप खाना बंद कर देंगे और उसको ओवर लेने का प्रयास करेंगे तो आप फिर उसे बाहर भी निकाल देंगे। ठीक है, उल्टी के माध्यम से देखा जाए या अदर अपच के माध्यम से। देखिए धारणा वन अगर देखा जाए पहला क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट हम लोग क्या था, चार जो धारणाएं क्या है, सीमांत उपयोगिता है, ये जो है आपका बनाया गया। देखिए पहला क्या है, तर्क संगत व्यवहार है इसमें। ठीक है ना, ये जो उपयोगिता नियम है आपका, उसमें जो पहली धारणा आएगी तर्क संगत व्यवहार। देखिए कानून मानता है कि यदि व्यक्ति तर्क संगत है और अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है, वे अपने संसाधनों को इस तरह से आवंटित करेंगे जिससे उनकी समग्र संतुष्टि क्या हो, अधिकतम हो। धारणा दो में देखा जाए तो देखिए सीमित संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो ये सीमित संसाधन के रूप में भी होता है। परिणाम स्वरूप देखते हैं हम लोग तो व्यक्ति को अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए जो होता है उन संसाधनों को आवंटित करने के तरीकों के बारे में विकल्प चुनना होगा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, हो जाएगा इसमें धारणाओं में देखा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए तीसरी धारणा क्या हो जाएगी, सजातीय इकाइयां। किसी वस्तु या सेवा की प्रत्येक इकाई समान है, जिसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि जो होता है वो तुलनीय है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको अतिरिक्त इकाई मिल रही है वो इकाई का क्रम जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, आप चार रोटी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहला छोटा है उसके बाद बड़ा बना दिए, आप और बड़ा बना दिए या और छोटा बना दिए, तो ऐसी बात नहीं हो रही है। जो उसका अतिरिक्त इकाई है वो क्या है, वो सजातीय इकाइयां हैं। और देखिए इसमें निरंतरता की बात है, अब ये नहीं कि आप एक रोटी खा लिए फिर 2 घंटे बाद एक रोटी खाएंगे, तब नहीं। जब आप बैठ रहे हैं, जब आपको भूख की तीव्रता है, तो 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी जो है आप एक साथ खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम उदाहरण में यहाँ पर निरंतरता की बात हो रही है तो कंटिन्यूटी देखिए होना चाहिए। जब ये सीमांत उपयोगिता हास नियम जो होता है ये निरंतरता की बात भी करता है कि जब आप बैठ रहे हैं तो आप लगातार खाने की बात हो रही है ना, आप जब खाएंगे तो। कानून मानता है कि किसी वस्तु या सेवा की अतिरिक्त इकाइयों की खपत जो होता है एक सतत प्रक्रिया है। सतत सतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअसली चलने वाली। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सीमांत संतुष्टि में देखा जाए तो क्रमिक कमी देखी जा सकती है। भाई जाहिर सी बात है कि जब लगातार आप खाएंगे तब ये आपके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन यदि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे छोड़ छोड़ कर रुक रुक कर, तो ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी और उसका विश्लेषण किया जा सकता है। संक्षेप में देखा जाए तो घटती जो सीमांत संतुष्टि का नियम जो होता है वो तर्क संगत व्यवहार की बात करता है, सीमित संसाधनों की बात करता है, सजातीय इकाइयों की बात करता है और साथ ही साथ निरंतरता की धारणा पर आधारित होता है। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डिस्कस, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि पूरा आप लिख देंगे डिस्कस तो ये आपका दीर्घ उत्तरी के लिए भी काम कर जाएगा और कुछ इसमें अपने हिसाब से काट छाट कर लिख देंगे तो आपका लघु उत्तरी में भी काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में अंतर बताइए। चेक और
बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच अंतर बताना है। देखिए जैसे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया विनिमय बिल, विनिमय बिल की बात हो रही है। देखिए चाहे चेक की बात करें चाहे विनिमय बिल की बात करें, दोनों जो है वो वित्तीय उपकरण है। क्या है? वित्तीय उपकरण है। चाहे चेक हो चाहे विनिमय बिल हो, दोनों का उपयोग जो होता है वो वाणिज्यिक जो होता है लेन देन करने के लिए होता है। ठीक है ना, जो क्रेडिट की बात हो गई, डेबिट की बात हो गई, तो मुख्य रूप से इसके लिए होता है। कुछ लेकिन महत्वपूर्ण इसमें अंतर भी देखिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। देखिए चेक के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से एक खाता धारक द्वारा जो होता है वो नामित प्राप्तकर्ता को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए अपने बैंक को दिया जाता है। देखिए खाता धारक जो होता है वो किसी को भी, मतलब कोई भी नामित जो हो गया उसको प्राप्तकर्ता जो भी रहेगा उसको एक विशिष्ट धनराशि को जो है भुगतान करने के लिए बैंक को आदेश दिया जाता है। किसके द्वारा? खाता धारक के द्वारा, तो उसको हम लोग चेक बोलते हैं। और ये एक लिखित आदेश होता है। किसके द्वारा होता है? जो भी खाता धारक होता है वो बैंक को एक लिखित आदेश देता है जिसे हम लोग चेक कहते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से आप पैसे निकाल सकता है, कोई भी जाके निकाल सकता है। यह बैंक से निकाला जाता है और मांगने पर क्या होता है? देय होता है। और चेक का उपयोग जो होता है आमतौर पर देखा जाए तो घरेलू लेन देन के लिए किया जाता है। और आमतौर पर इसका भुगतान जो होता है वो अधिक सुविधाजनक होता है और व्यापक रूप से देखा जाए तो स्वीकृत रूप माना जाता है। अब देखिए ये तो एक बात हो गई, या एक तथ्य पर हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरे तथ्य की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें, देखिए दूसरे तथ्य पर जब हम लोग बढ़ते हैं तो विनिमय बिल की बात अगर किया जाए, देखिए विनिमय का बिल जो होता है एक पार्टी या जिसे हम लोग आरणकर्ता से दूसरे आहता करता, ठीक है ना, को तीसरे पक्ष भुगतान करता को एक निश्चित भविष्य की तारीख पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का लिखित आदेश होता है। यानी विनिमय का बिल का मतलब हो गया कि इसमें दो लोग होते हैं और वो तीसरे पक्ष को क्या होता है, कोई निश्चित भविष्य की तारीख पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का जो है लिखित आदेश दिया जाता है कि भैया इस दिन पर या इस तारीख पर ये क्या करेंगे, उस अमाउंट को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, किया जाता है। देखिए चेक की तुलना में देखा जाए तो अधिक औपचारिक और परक्राम्य साधन है, और दोनों के बीच में देखा जाए तो महत्वपूर्ण अंतर जो है विनिमय बिल के तीसरे पक्ष की भागीदारी होती है। देखिए विनिमय बिल में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से तीसरे पक्ष की महत्वपूर्ण बात होता है, जबकि चेक में मौजूद तीसरा पक्ष होता ही नहीं है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। यहाँ पर इसके अतिरिक्त देखा जाए तो चेक का उपयोग देखिए क्या होता है, आमतौर पर तत्काल भुगतान के लिए किया जाता है। देखिए तुरंत का तुरंत भुगतान हो गया। और जबकि विनिमयन का के बिल का भुगतान जो होता है वो निर्दिष्ट भविष्य, यानी कोई भविष्य की तारीख दी जाती है और वहां पर क्या किया जाता है, भुगतान की अनुमति देते हैं। ठीक है ना, तब के लिए दिया जाता है भुगतान की अनुमति के लिए। ठीक है, संक्षेप में देखा जाए तो जबकि देखिए चेक और विनिमय बिल दोनों का उपयोग जो होता है भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। मुख्य अंतर की बात करें, अंतर के बारे में बात करें तो उनके रूप हो गया, उनका उपयोग हो गया, तीसरे पक्ष की भागीदारी में निहित है। व्यवसायिक लेन देन में देखा जाए तो शामिल जो व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए जो होता है इन अंतरों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाई जाहिर सी बात है विनिमय बिल की बात, और विनिमय बिल का अपना अलग रोल है और साथ ही साथ जो आपका चेक है उसका अलग रोल है। लेकिन देखिए दोनों जो है, दोनों जो वित्तीय मामलों के लिए ही महत्वपूर्ण रूप से कारीगर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न एक से बढ़कर एक है आप लोग के लिए और सब जानदार प्रश्न है। चलिए इसको रख देते हैं हम लोग आप लोग के लिए दूसरे सेशन के लिए। बहुत लंबा सेशन बन जाता है तब भी आप लोग पूरा देखते नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए उपलब्ध रहेंगे इन लेक्चर के साथ, इस कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। और जबरदस्त तरीके से जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिएगा। और अनुक्रमणिका के विभिन्न विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे फटाफट शेयर करिए और वेट कीजिए कवाड़ी जी के दूसरे लेक्चर का। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।